कौन गलती है और 2 कौन सही है? 1, 3, 4 सही लग रहा है आपको? चलिए, पहला और तीसरा सही लग रहा है, चौथा गलत। आइए देखते हैं कौन सही है। 4 गो कथन दिया और 4 गो निष्कर्ष दिया है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है श्लोक चैप्टर में। तो कॉन्सेप्ट सब याद है जो चर्चा हो गया था, 100, 50, पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव, सब। चलो, हमने आपको बताया था कि कितना भी कथन दे दे, आप पहले निष्कर्ष पे आइए कि किसके बीच निष्कर्ष निकालना है। तो आप कह रहे हैं ना कि सर सड़क और शहर के बीच निष्कर्ष निकालना है, तो आप डिसाइड करिए कि सड़क और शहर के बीच निष्कर्ष पता लगाने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। सर सड़क और शहर जिसमें मिल जाएगा वही पर्याप्त माना जाएगा। सर पहला में सड़क है और दूसरा में शहर है। अगर दोनों सड़क और शहर इसी में रहता तो केवल एक से ही काम हो जाता मेरा, बट दोनों लेना पड़ेगा सर, और कॉमन टर्म है ही वाहन दोनों में। आप 2 स्टेटमेंट लेंगे तभी जब उसमें कॉमन टर्म रहेगा, और आप देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म वाहन वाहन काम कर रहा है। तो सर ये तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंटेंस है, और जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलते हैं तो रिजल्ट निगेटिव देते हैं। अब रिजल्ट अगर निगेटिव देंगे तो सर वो रिजल्ट क्या होगा वो लिख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि सर हमें पॉसिबिलिटी में आंसर करना है। तो जब भी पॉसिबिलिटी में आंसर करना होगा तो आप पहले ना रिजल्ट ही निकाल लीजिए, रिजल्ट मतलब कंक्लूजन निकाल लीजिए। तो बताइए, स्टार्टिंग में आपको सड़क लेना है फिर शहर लेना है, तो आप कहोगे सड़क और शहर से बनाना चाहूं तो क्या सड़क की वैल्यू 50 है यहाँ पे और शहर की वैल्यू 100 है, यानी सर मुझे 50 और 100 के मदद से निगेटिव रिजल्ट बनाना है। तो मैंने बोला था ना 4 ही प्रकार का मेन है, 100 50, 50 50, 50 100 और 100 100। तो 50 100 वाला ना बनाना है मुझे, क्या सम नॉट वाला केस बनेगा? यानी अगर मैं सड़क और शहर के बीच निष्कर्ष बनाऊं या रिजल्ट निकालूं तो निकलेगा कुछ सड़क शहर नहीं है, यही निकलेगा, कुछ सड़क शहर नहीं है। अब ये बताओ कि जब सम नॉट का रिजल्ट आता था तो उसकी 2 पॉसिबिलिटियां सही होती थी, एक सम वाला और एक नो वाला। क्या यहाँ सम वाला लिखा है? तो सही हो गया ना फिर। तो अगर नो वाला लिखा रहता तो भी सही हो जाता। याद आ रहा होगा, जब रिजल्ट सम नॉट में आता है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी, कौन कौन? सम और नो वाला। तो यहाँ सम वाला मिल गया ना कुछ, ये सही है। ये बताओ, ये भी तो सड़क और शहर के बीच ही पॉसिबिलिटी पता करना है। तो अभी अभी जस्ट तो पता किए सड़क और शहर के बीच, क्या होता? एक सम वाला और एक नो वाला। क्या यहाँ सम है? क्या यहाँ नो है? तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ दूसरा गलत है। ये देखो, साफ और सड़क के बीच अब पता करना है। अच्छा ये बताओ, साफ और सड़क के बीच पॉसिबिलिटी पता करना है कि डेफिनेट पता करना है? डेफिनेट पता करना है, यानी सर खाली रिजल्ट निकालिए और आंसर मिलाइए। पॉसिबिलिटी में क्या होता है ना कि रिजल्ट निकालने के बाद उसके बाद आंसर पॉसिबिलिटी में निकलता है, और ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। साफ और सड़क, साफ और सड़क के लिए कौन लोग है? सर सड़क तीसरा में है और साफ चौथा में है, और दोनों का कॉमन टर्म विथ 100 भी अवेलेबल है। इसलिए तीसरा निष्कर्ष के लिए तीसरा और चौथा दोनों कथन पर्याप्त है। बताइए, कॉमन टर्म यातायात को छोड़ देना है, विथ 100 रहता है ना, तो उसको छोड़ देना है, पॉजिटिव 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 ही देगा और 50 50 ही देगा, है ना, 50 50 साफ सड़क। तो तीसरा भी क्या है? 100% सही है। ये देखो, वाहन और साफ के बीच पॉसिबिलिटी निकालना है। अगर वाहन और साफ के बीच पॉसिबिलिटी निकालना है तो हम वाहन और साफ के बीच डेफिनेट रिजल्ट पहले पता करें। तो वाहन और साफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट लोगे? आप कहोगे वाहन पहला में है सर और साफ चौथा में है, बट पहला और चौथा में कॉमन टर्म मैच नहीं कर रहा है, तो हम हेल्प लेंगे अदर स्टेटमेंट का।
तो सर अगर मैं तीसरे का हेल्प लेता तो वाहन और साफ मिलता और सड़क से सड़क कॉमन टर्म विथ 100 हो ही नहीं पाता। यातायात से यातायात विथ 100 हो जाएगा, बट ये सड़क से सड़क विथ 100 नहीं अवेलेबल है, इसलिए पहला तीसरा चौथा भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम दूसरे का मदद ले भी ले तो आपको कि वाहन गायब हो जाएगा, जबकि वाहन को तो जिंदा रखना है। तो सर मैक्सिमम पहला तीसरा चौथा ले सकते थे, लेकिन क्या लेने के बाद पर्याप्त हुआ? ऐसे कैसे हो गया? वो गर्ल्स का बेंच है, उसको छोड़ दो। न्यू एडमिशन आ गया, हमको तो ये समझते हैं। देखिए अभी बात हो रही थी कि सर वाहन और सांप के बीच संभावना पता करना है, तो हमारा टारगेट हुआ कि वाहन और सांप के बीच रिजल्ट पता किया जाए, क्योंकि रिजल्ट ही डिसाइड करवाएगा कौन संभावना सही है और कौन संभावना गलत है। तो बताओ, हमने वाहन सांप के लिए पहला तीसरा चौथा, हालांकि वाहन और सांप के लिए 1 और 4 देख रहे थे, बट सर कॉमन टर्म नहीं मिला, इसलिए हमने तीसरे का हेल्प लिया। तो यातायात कॉमन मिला 100 के साथ, बट सड़क और सड़क 100 नहीं बन पाया कहीं एक जगह, इसलिए मैक्सिमम 3 लिया। तीनों लेने पे भी पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा ना। यहां 100 रहता, कॉमन टर्म रहता, तब न कुछ वाहन और सांप के बीच रिलेशन बनता। क्या रिलेशन बनेगा? क्यों? क्योंकि कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है, इसलिए कनेक्टर का काम नहीं करेगा, तो रिलेशन नहीं बनेगा। और जहां रिलेशन नहीं होता है वहां ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट होता है। तो देखिए ये कुछ लिखा होगा पॉसिबिलिटी में, सब के सब क्या माना जाएगा? सही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 आंसर है। 1 3 4 है किसी ऑप्शन में? तो वो ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, 1 3 और 4 जिस ऑप्शन में। आ रहा है समझ में? चलिए अब खत्म करिए, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब डाउट पूछ के अब खत्म करिए। ये सीट का ही डाउट कर लीजिए, बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 70-80 गुना सवाल है, इतना कर लीजिए, सिलॉग एकदम तगड़ा हो जाएगा आपका। डाल दिया हूं, ग्रुप में भी डाल दिया हूं। मेन आपको 5 ही सेंटेंस पे चर्चा हुआ ना, ऑल, सम नॉट, नो, ओनली, 5 हुआ ना। एक 6वां अभी आपको दिख रहा है, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही, तो उस पे बात कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू पे बात नहीं हुआ अभी। चलो यही 6 एटलीस्ट आ जाएगा, एटमोस्ट आ जाएगा, मतलब 7-8 वाक्य हैं वो यूज होते हैं। मेन कौन है? 4। कौन कौन? ऑल, सम नॉट, नो, ये मेन 4 हैं। इसके अलावा 4 हैं जो रेयर केस में यूज होते, कभी कभी यूज होंगे, आप उन पे भी चर्चा कर देता हूं मैं। चलो हमको बताना, थोड़ा तुम्हारा याददाश्त देखते हैं। मान लो सेंटेंस था ऑल ए इज बी, हिंदी में लिखा था सभी ए बी है। ये कैसा सेंटेंस था? गुड। इसमें वैल्यू कितना लेना था? 150 ना। ऑल ए इज बी का वैल्यू 150। गुड। इसके बाद दूसरा सेंटेंस पढ़ा हमने, सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। सर ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। और इसमें ए और बी का वैल्यू क्या लेते थे? सर ए का भी 50 और बी का भी 50। तीसरा मेन सेंटेंस था सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, हिंदी में लिखा रहेगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव। अच्छा, ये इस निगेटिव सेंटेंस में ए का वैल्यू कितना? क्योंकि सर कुछ के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ए का वैल्यू 50। और निगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो हमेशा 100 होता है,
इसलिए बी का वैल्यू 100। सर चौथा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो बार बार यूज होता है, नो ए इज बी, यानी हिंदी में लिखा रहेगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस है ये। और इस निगेटिव सेंटेंस में वैल्यू ए और बी का कितना कितना होगा? सर ए का भी 100 और बी का भी 100। बहुत अच्छा। सर इसके बाद पांचवा सेंटेंस हमने देखा, लिखा था ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, केवल ए बी है, तो सर ये कैसा सेंटेंस था? पॉजिटिव। और सर इसमें जो वैल्यू था ए का वो कितना था और बी का कितना था? सर ए 50 था और बी 100 था, क्योंकि ये सेंटेंस किसके बराबर था? ऑल बी इज ए के। ओनली ए इज बी किसके बराबर माना गया है? ऑल बी इज ए के, इसीलिए उधर 100 इधर 50 था। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अब आप देखो, सुन लो, ये जो सम वाला केस देख रहे हो ना आप, सम वाला केस कि सम लिखा है तो कंफर्म है ना, दोनों 50-50, पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, तो इस सम के जगह एटलीस्ट सम लिख दे तो भी बात वही है, कंफ्यूज नहीं होना। केवल सम लिखे या एटलीस्ट सम लिखे बात एक ही है, या एटमोस्ट सम लिखे तो भी आप इसी के जैसा करना। 50 कर रहा था ना, 50-50 वही कर देना। यानी हिंदी में लिखा रहेगा कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, अधिक से अधिक कुछ, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो भी इसको कैसे यूज करना है? सर जैसे हम सम वाला कर रहे थे वैसे ही करना है, इसलिए मैं इस वाला में लिखा। यहां देखो, कभी कभी डायरेक्ट लिखेगा ऑल, या फिर ईच लिख दे, एवरी लिख दे, तो भी इन सबको किसके जैसा लेना है? ऑल के जैसा। प्रत्येक लिख दे, है ना, सभी लिख दे, तो उसको हमेशा क्या लेना है? ऑल। मान लो कुछ लिखे ही ना, ऐसा केस हो जाए कि सर कुछ ने लिखा, डायरेक्ट लिख दिया ए इज बी, बस आगे कुछ लिखबे नहीं किया, ना ऑल लिखा, ना सम लिखा, ना नो लिखा, कुछ नहीं लिखा, ना ईच लिखा, ना एवरी लिखा, ना एटलीस्ट वन, एटमोस्ट, कुछ भी लिखबे नहीं किया, खाली लिख दिया ए इज बी, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? पहले ये बताओ, ये भी तो पॉजिटिव ही है, और इस बार भी नंबरिंग 100 और 50 होगी, ये ऑल के जैसा होगा। जैसे बोल दिया जाए सभी विद्यार्थी मजेदार हैं, सभी विद्यार्थी मजेदार हैं, तो संख्या नहीं है 150। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए विद्यार्थी मजेदार हैं, विद्यार्थी मजेदार हैं, तो आप अपने मन से मत सोचना कि कुछ विद्यार्थी न मजेदार होना, नहीं, आप सीधे लिखोगे 150। विद्यार्थी के आगे यानी सब्जेक्ट के आगे कुछ नहीं लगा, ऑल, एवरी, ईच, सम कुछ नहीं लगा, तो हमेशा किसके जैसा काम करेगा? ऑल के जैसा काम करेगा, हमेशा उसको 150। चलिए, ये आपको दिख गया ना कि आगे क्या क्या चीजें होंगी, किसके सिमिलर हो गया। दूसरी बात, क्या मैं आपको बताया था कि जो सम ए आर बी है, ये आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी मैं सम ए आर बी को अपनी आवश्यकता अनुसार सम बी आर ए भी लिख लेता हूं, अपनी आवश्यकता अनुसार सम बी आर ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां भी क्या होगा? 50। एंड ये नो वाला भी रिवर्सेबल था। देखो, नो ए इज बी जो है, इसकी वैल्यू जो 100 है, तो इसको भी आप चाहोगे तो इंटरचेंज करके लिख सकते हो आवश्यकता अनुसार, नो बी इज ए, क्योंकि यहां भी क्या है? 100। तो ये थोड़ा सा कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट था जब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था आइदर 1 और 2 के लिए, क्योंकि उसमें जो केस बताए थे कि सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, बट एक कंक्लूजन में सब्जेक्ट बी था, ऑब्जेक्ट ए था, और दूसरे कंक्लूजन में सब्जेक्ट ए और बी था, तो हम उसको चाह के चेंज कर सकते हैं बराबर करने के लिए। लेकिन किन दोनों को? केवल इन्हीं दोनों को। आप ऑल वाले को नहीं चेंज कर सकते, आप सम नॉट वाले को चेंज नहीं कर सकते।
सम वाला चेंज हो जाता है और नो वाला, क्योंकि दोनों का वैल्यू ना 50-50 एंड 100-100 होता है। बट ऑल वाला में क्या होता है 100-50, सम नॉट में क्या होता है 50-100। तो जैसे चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात? इतनी बात कॉन्सेप्ट में हुई थी। और ये 5 प्रकार के वाक्य को हमने देखा था। आज 6वें प्रकार का वाक्य आया है नजर कथन में, ओनली अ फ्यू ARB, ऐसे आया। हाँ, केवल कुछ ही AB है, केवल कुछ ही AB है। हिंदी में लिखा रहेगा केवल कुछ ही AB है, या लिखा रहेगा केवल कुछ AB है। ये हटा दिया, ही नहीं लिखा तो भी कंफ्यूज नहीं होना, केवल कुछ AB है। कैसा सेंटेंस है ये? नहीं सर, ये इकलौता सेंटेंस है जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। स्पेशल केस है, नकली मतलब स्पेशल केस है। देखो कैसे है, आपको नो नॉट नेवर तो दिख नहीं रहा है कहीं, बट इसके सेंस के थ्रू मैं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव सेंस भी देगा और निगेटिव सेंस वाला भी स्टेटमेंट देगा। देखो क्या कह रहा है, केवल कुछ AB है। जैसे समझो इतने सारे लोग बैठे हुए हो और मैं बोल रहा हूं कि केवल कुछ विद्यार्थी मजेदार हैं, केवल कुछ विद्यार्थी मजेदार हैं। अब बताओ, आप कंफर्म हो ना कि सर इतने में से डेफिनेटली कुछ लोग तो मजेदार हैं, तबे ना सर बोल रहे हैं केवल कुछ मजेदार हो। मतलब कुछ मजेदार हो का मतलब सब तो नहीं था, कुछ लोग थे, लेकिन जैसे ही कुछ के साथ हमने केवल लगा दिया कि केवल कुछ मजेदार है, इसका मतलब बाकी जो कुछ हैं मजेदार नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं केवल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये देखो, ये केवल कुछ मजेदार है का मतलब हुआ कुछ मजेदार हैं और कुछ मजेदार नहीं है। क्या अपने आप में 2 सेंटेंस हो गया ये? इसीलिए मैं बोला है पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो जब भी ऐसा आएगा कि केवल कुछ AB है, तो इसका 2 सेंटेंस है, दोनों पार्ट तोड़ देना। पहला, कुछ AB है, कुछ AB है, और दूसरा कुछ AB नहीं है। ये 2 को मिला करके एक ठो बनाया गया है। आपने दूसरा पढ़ा था ना सम ARB, और तीसरा पढ़ा सम AR नॉट B। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाए ओनली अ फ्यू ARB। कुछ AB है और कुछ AB नहीं है, दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाए केवल कुछ AB है। तो आज के बाद कभी भी अगर आएगा कि ओनली अ फ्यू ARB, तो हम इसको 2 तरह से देखेंगे, सम ARB एंड सम AR नॉट B। सम AR नॉट B, तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, ये कैसा होगा निगेटिव। यहां वैल्यू क्या होगा 50-50, यहां वैल्यू क्या होगा 50। तो हम अपने आवश्यकता अनुसार, अगर हमको पॉजिटिव यूज करना होगा तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, निगेटिव यूज करना होगा तो निगेटिव यूज करेंगे, क्योंकि हमें निष्कर्ष के हिसाब से ना पता चलता है कि कौन कथन लेना है कौन नहीं लेना है। तो अपने आप में ये सेंटेंस केवल एक सिंगल सेंटेंस कि डबल? तो बताओ, ओनली अ फ्यू अगर लिखा है तो यहां 50-100 लिखना ठीक है, इसको तोड़ करके दोनों का अलग अलग लिखना ठीक है। यहां आप A का वैल्यू 50 बोलोगे चल जाएगा, क्योंकि दोनों में A 50 था, चल जाएगा ना। लेकिन सर B का वैल्यू क्या बोलूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तब तो ये 50 होगा, अगर मैं इसको निगेटिव ले लिया तब तो ये 100 होगा। यानी B की वैल्यू 50 भी होगा और 100 भी होगा। आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे हम। जहां पॉजिटिव निष्कर्ष निकालना होगा तो हम ये पॉजिटिव वाला यूज करेंगे, और जहां निगेटिव निकालना होगा ये निगेटिव, क्योंकि दोनों सुविधा उपलब्ध है ना। समझ गए बात? एक एग्जांपल करेंगे इस पे, तब क्लियर होगा। आप एक बार ये कर लो, पूरा फिर से रिवीजन हो गया सेंटेंस का। अगर यहां पे सब्जेक्ट के साथ परसेंटेज आप कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ऑल लगा रहे हो, ना ईच, ना एवरी, तो आप 100% फिर यूज करो। आप बोलो 100% ARB, तो भी उसका मतलब 150 हो जाएगा। आप ये वर्ड नहीं यूज करना चाह रहे, सम नहीं यूज करूंगा, एटलीस्ट सम नहीं, एटमोस्ट सम नहीं, मोस्टली नहीं,
है ना, ये सब नहीं यूज करूंगा, परसेंटेज में यूज करूंगा, तो फिर तो लेस देन 100% यूज करो, लेस देन 100%। अब लेस देन 100% का मतलब, अब बोलोगे 90% ARB, तो 90% ARB का मतलब भी हो गया 50-50, 100% तो नहीं ना हुआ, 90%, तो किस केस में आ गया, पहला कि दूसरा, दूसरा आ गया, लेस देन 100% की बात हो। बट इतना लेस हो जाए कि 0% हो जाए। अब लेस देन 100 का मतलब, जैसे बोला जाए 1% ARB, 1% ARB, इस 5-6 में से किसके समान, सेकंड के, और सेकंड के समान तो 50-50 हम यूज करेंगे A और B के लिए। बट 0% ARB, तो 0% कहने का मतलब कि कोई A B नहीं है, ये चौथा के जैसा हो जाएगा ना। तो अगर मान लो आपका परसेंटेज में यूज हुआ, बट कितना परसेंट हो गया, 0%, तो हम किसके जैसा लेंगे, वो नो के जैसा लेंगे, मतलब कोई A B नहीं है। 0% विद्यार्थी समझदार हैं, समझदार विद्यार्थियों की जनसंख्या 0% है, इसका मतलब कोई विद्यार्थी समझदार नहीं है, यानी नो वाला केस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कभी कभी दिया जाएगा आपको 0%। 30% स्टूडेंट ईमानदार हैं, 30% स्टूडेंट ईमानदार हैं। आपको 30% यानी लेस देन 100 की बात हुई, बट मोर देन 0, लेस देन 100, मोर देन 0 सम वाला केस हो जाएगा, एंड 0% नो वाला केस, एंड 100% ऑल वाला केस। समझ में आ रहा है बात। एक स्पेशल वाक्य और यूज हो सकता है कि ऑल A आर नॉट B, ये बहुत मजेदार है, ये कंफ्यूजन वाला हो जाता है। ये तो ठीक है ना, ऑल A आर B, आपको ठीक है 150 है, ये पॉजिटिव है। अभी लिखा है ना ऑल A आर नॉट B, यानी हिंदी में लिखा रहेगा सभी A B नहीं है। तो आप बताना जरा, सभी A B नहीं है एक वाक्य, और कोई A B नहीं है दूसरा वाक्य, क्या ये दोनों वाक्य समान है? इसीलिए बोला ये मजेदार वाक्य है। ऑल A आर नॉट B क्या बराबर है नो A इज B के? सर इसका अर्थ है सभी A B नहीं है, और इसका अर्थ है कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, A का B से कोई रिश्ता नहीं है, दोनों दूर दूर है एकदम। ये कह रहा है सभी A B नहीं है, यानी कुछ A B नहीं है, ये बात तय है। एक निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बराबर एक निगेटिव ही सेंटेंस होगा, एक निगेटिव सेंटेंस के इक्वल एक निगेटिव ही सेंटेंस लेना है हमको सिलॉग चैप्टर में। एक पॉजिटिव सेंटेंस के इक्वल पॉजिटिव लिया हमने, तो ये के सेंटेंस एक निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव सेंटेंस के इक्वल अगर कुछ होगा तो निगेटिव ही होगा। तो कौन सा निगेटिव होगा, नो वाला कि सम नॉट वाला? दो ठो निगेटिव होता है ना आपके पास, एक नो वाला भी निगेटिव होता है और एक सम नॉट वाला भी, तो इसमें कौन सा निगेटिव इसके बराबर होगा? तो जरा एक बार ट्राई करके देखो, आप सेंस मिला के देखो कि सभी विद्यार्थी मजेदार नहीं है। इस पे सभी एक के जगह मैं विद्यार्थी बोल रहा हूं और बी के जगह मजेदार बोल रहा हूं। सभी विद्यार्थी मजेदार नहीं हैं, क्या इसके बराबर मैं लिख सकता हूं कि कुछ विद्यार्थी मजेदार नहीं है? तो ऑल नॉट इज इक्वल टू सम नॉट, यानी कुछ A B नहीं है। ऑल नॉट इज इक्वल टू सम नॉट,
सम ए आर नॉट बी। अच्छा, सम नॉट अगर बराबर हो गया तो तीसरे प्रकार के जैसा हो गया, और इसमें वैल्यू क्या होता है 50 100 50 100। तो अब हम ऑल नॉट के लिए 100 नहीं 50 100 नहीं यूज करेंगे। जैसे ऑल दिख रहा था तो मन कर रहा था ना कि 100 ले लिया जाए, बट इस नॉट की वजह से 50 और 100। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस नो वाला के बराबर नहीं होता। अगर आप दोनों जगह 100 लिख दीजिएगा ना तो कहेगा हम नो एज बी के बराबर हो गए, और नो एज बी का सेंस अलग है और ऑल ए आर नॉट बी का सेंस अलग है। सभी विद्यार्थी मजेदार नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई विद्यार्थी मजेदार नहीं है। कुछ लग रहा है ना कि कुछ है, तभी ना कहता सब नहीं है, तो सम नॉट के बराबर करना। ऑल नॉट इक्वल टू नो इज इक्वल टू नो, सम इज इक्वल टू सम। क्लियर? इतना वाक्य से ज्यादा यूज सिलॉग में नहीं होगा, इतना पे कमांड कर लीजिए, कर लेंगे अब। हाँ, कंक्लूजन में यस। देखो, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। जैसे मान लो आपको एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, ओनली अ फ्यू दे दिया, आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर दो इन दोनों में। मान लो आपको निष्कर्ष में एक के लाइन का निष्कर्ष दिया ओनली अ फ्यू, तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर दो इन दोनों में। यानी अब आपको काम ओनली अ फ्यू पे नहीं करना है। जहां दिखेगा ओनली अ फ्यू वहां तुरंत उसको काट करके दो ठो बना दीजिए, उसका ब्रांच जैसे बना दिए, एगो सम और एगो सम नॉट। उसके बाद चेक कर लीजिए कौन से है कौन सा। मान लीजिए कंक्लूजन एगो दिया सम में और दूसरा दिया सम नॉट में, ठीक, तीसरा दे दिया ओनली अ फ्यू में। अगर ये दोनों सही हो जाएगा हम ओनली अ फ्यू मार देंगे, क्योंकि ये दोनों का ही तो अर्थ है ओनली अ फ्यू। समझ में आ रहा है बात? करते हैं का कोई एग्जाम्पल? हाँ, कर लेते हैं। मिटाऊं क्या? एक एग्जाम्पल करेंगे तभी क्लियर होगा। कुछ भी पी नहीं है, कोई जेड पी नहीं है, सभी टी बी है, कौन सा ऑप्शन आपका है? अपना अपना एक बार राय दीजिए, देख लीजिए अच्छे से राय दीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। कौन सा देखता हूं? पहला कंक्लूजन ऑल बी पी, सॉरी कुछ बी पी नहीं है, यानी सम बी आर नॉट पी। बीपी में निकालना है ना, कैसा निकालना है? निगेटिव। आपको कि बी और पी में अगर निगेटिव निकालना है तो सर बी और पी के लिए कौन सा डेटा पर्याप्त है? सर बी और पी डायरेक्ट इसमें अवेलेबल है, और ये लिखा हुआ है केवल कुछ बी पी है, और ये अपने आप में दो वाक्य है। ये एक सेंटेंस है कि दो सेंटेंस? सर ये दो सेंटेंस है। इसका इस सेंटेंस का आधा भाग है कुछ बी पी है और कुछ बी पी नहीं है ना? कि यहां ये लिखा हुआ बात स्टेटमेंट है कि कंक्लूजन? स्टेटमेंट है ना।
और ई स्टेटमेंट अगर हु बहु यहां लिखा गया तो उसको कंक्लूजन माना जाएगा कि री स्टेटमेंट? बोलिए। और री स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है कि नहीं? तो पहला गलत ना। कुछ भी पी नहीं है हु बहु स्टेटमेंट है? जैसे ये जो है ना, ये सेंटेंस के जगह पे ये दोनों रहेगा। अगर ये दोनों रहेगा तो कहने का मतलब ये जो 3 गो कथन है ये अपने आप में 4 गो कथन है। पहला कथन केवल बी जेड है, दूसरा कथन कुछ भी पी है, तीसरा कथन कुछ भी पी नहीं है, और चौथा कथन ना कोई पीटी नहीं है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है 3 गो कथन, लेकिन है ही 4 गो। कौन कौन? तो सर जी पहला तीसरा तो ठीक है, जो दूसरा है ना वो अपने आप में 2 गो बात है, 2 कथन है, ये निष्कर्ष नहीं है इसका। जैसे केवल कुछ भी पी है का ये निष्कर्ष नहीं है कि कुछ भी पी है, वो उसी का मतलब है, वो कथन ही हुआ वो दोनों। तो ये निष्कर्ष नहीं है, ये री स्टेटमेंट है, और री स्टेटमेंट को हम सही निष्कर्ष नहीं मानते। अभी कुछ देर पहले हम आपको एक बात बोले कि जहां दिखेगा केवल कुछ वहां इसको इरेज करिएगा और इसके जगह पे ये लिख दीजिएगा। तो जैसे इसके जगह पे ये लिखेगा तो ये कथन ना हुए, क्योंकि ये कथन के जगह इरेज किए। मान लो ये बात यहां लिखा रहता तो हम यहां से मिटाते और वो बात यहां लिखते तो वो दोनों निष्कर्ष कहलाते, क्योंकि निष्कर्ष वाला में लिखे हैं हम। बोलो, डाउट क्लियर हुआ? तो ये जो दूसरा था वो दूसरा यहां है ना, ऐसे दूसरा कथन ये है। तो अब बोलो, आपको दिखेगा 1 2 3 4 गो वाक्य दिया है कथन में, और 4 वाक्य जो कथन में है, क्या ये पहला निष्कर्ष तीसरा वाक्य को ही उठा के लिख दिया हूं बहु? तो री स्टेटमेंट इज नॉट अ कंक्लूजन। तो पहला गलत, पहला गलत 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 का हम सी लगा के बढ़ जाएंगे आगे। आ रहा हूं, सी पे आ रहा हूं, एकदम देखेंगे। चलो दूसरा पहले देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। देखो यहां पे मैं ऑप्शन की बात किया कि जब मेरा पहला गलत है तो जहां जहां पहला हटा देंगे ना। खैर आंसर पे आते हैं। कोई जेड पी नहीं है, ये जेड और पी के लिए, और ध्यान से देखना निगेटिव भी निकालना है आपको। तो आप कहोगे सर जेड और पी के लिए अगर निगेटिव पता करना है तो जेड और पी क्या किसी एक सिंगल वाक्य में है? नहीं सर, जेड और पी के लिए मुझे एक से ज्यादा वाक्य लेना पड़ेगा। जेड किस में दिख रहा है? फर्स्ट में। और पी किस में दिख रहा है मुझे? सर 2 ठो में दिख रहा है, इस थर्ड में भी दिख रहा है और इस फोर्थ में भी। तो बट जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके लिए कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। चलिए आप कहोगे कि जेड और पी के लिए अगर मैं फर्स्ट और ये वाला थर्ड लूं तो इसमें कॉमन टर्म बी बन जाएगा। क्या कॉमन टर्म के पास 100 होगा? ये ओनली वाला का क्या होता था? 50-100 होता था। तो आपको कि यहां भी बी का वैल्यू 50 है, यहां भी बी का वैल्यू 50 है, तो सर पहला और तीसरा जो ले रहे थे उसमें कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है। क्या हम इसके मदद से कुछ कर पाएंगे? ये टी का तो कोई रोले नहीं है। तो आप कहोगे सर पहला और तीसरा पर्याप्त था, परंतु कॉमन टर्म के पास 100 ना होने की वजह से रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्या ये गलत हो जाएगा? दूसरा गलत हो गया। आइए तीसरा, सभी टी बी है। अब टी और बी के लिए कौन सा पर्याप्त है? आप कहोगे कौन सा? टी तीसरा में है और बी। सर ध्यान से देखिए, ये जैसे ही टी देखे ये तो एक निगेटिव सेंटेंस में अवेलेबल है, तो रिजल्ट तो हमेशा टी और बी में निगेटिव आएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो यहां पे आंसर जो था वो था नन फॉलोज। आंसर क्या था? नन फॉलोज, कि कोई अनुसरण नहीं करता।
अब आप कहोगे एरर क्या है इसमें फंडामेंटल कि सर सी ने दे रहा है तो गलती दे दिया है, कुछ एरर है, नहीं समझे? यहाँ एरर है कुछ, मैं आंसर लिख रहा हूं ना, क्या इसका आंसर है? नन फॉलोज, क्योंकि कोई सही नहीं है। तो आंसर आप जानिए, बाकी ऑप्शन का क्या है। एक जैसी गायब हुआ तो लगा ना कि सी होगा, परंतु सी भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सर एक पॉजिटिव निष्कर्ष कैसे निकलेगा निगेटिव डेटा से, इसलिए गलत था। परंतु ऑप्शन एलिमिनेट किया ए बी डी, तो क्या बच गया? सी। तो सी में गलत लिखा हुआ है कुछ, यहां नॉट वगैरह रहेगा ना, ऑल नॉट वाला दे दो तो फिर आप चेक करना वो सही हो सकता है। जैसे कहने का मतलब सभी टी बी नहीं है दे दिया, ऐसे मान लो दे दिया, तो आप कहोगे ना कि सभी टी बी नहीं है, यानी 50-100 मुझे बनाना है। तो सर सभी टी बी नहीं है के लिए क्या ले पाएंगे हम? कोई है कहीं अवेलेबल? नहीं ना, हाँ कॉमन टर्म ही नहीं है, तो यहां पे एरर था थोड़ा। आपका आंसर है नन फॉलोज, ओरिजिनल आंसर है नन फॉलोज। और पढ़ लिखिए कथन, सभी कामगार ईमानदार हैं, लिखना है आपको, मैं बोल रहा हूं सभी कामगार ईमानदार हैं। दूसरा है मेरे कुछ मित्र कामगार हैं। दूसरा कथन लिखिए, मेरे कुछ मित्र कामगार हैं। तीसरा है कथन में ही, मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं। तीसरा कथन है मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहला था सभी कामगार ईमानदार हैं, दूसरा मेरे कुछ मित्र कामगार हैं, तीसरा मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं। निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष में लिखिए पहला मेरे सभी मित्र कामगार हैं, मेरे सभी मित्र कामगार हैं। दूसरा सभी कामगार मेरे मित्र हैं। सभी कामगार मेरे मित्र हैं। तीसरा मेरे सभी गैर कामगार, देखिए मेरे सभी गैर कामगार मित्र ईमानदार हैं। मेरे सभी गैर कामगार मित्र ईमानदार हैं। अब लिखिए ऑप्शन, ऑप्शन पहला केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। केवल दूसरा लिख लीजिए खाली। सेकंड ऑप्शन में केवल तीसरा, हाँ। थर्ड ऑप्शन में 1 और 2, केवल पहला और दूसरा। और फोर्थ ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा, 1 और 3। पहला ऑप्शन था केवल दूसरा, दूसरा ऑप्शन है केवल तीसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन है पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, बताइए कौन सा विकल्प सही करेंगे आप? हाँ लोग किसका पूजन, ऑप्शन सेकेंड ना। चलिए चेक करते हैं। देखो तुम्हारा था पूजन, समझना सर पहला जो निकला है कंक्लूजन, मेरे सभी मित्र और कामगार के बीच निकालना है। तो मेरे सभी मित्र और कामगार के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? आप कहोगे मेरे सभी मित्र, यहां दिख रहे हैं, और कामगार, कामगार यहां दिख रहा है,
बोलो साहब। हाँ, ये तो मेरे कुछ मित्र हैं, मुझे निकालना है मेरे सभी मित्र और कामगार के बीच। ये ए के जैसा और ये बी के जैसा। अगर मैं ए और बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के आंसर करूं तो मेरे सभी मित्र ए के जगह पे आ रहा है और ईमानदार या कामगार कामगार बी के जगह पे। तो मुझे जो पहला निष्कर्ष निकालना है, क्या वो मेरे सभी मित्र और कामगार के बीच निकालना है? तो मेरे सभी मित्र और कामगार के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? आप कहोगे मेरे सभी मित्र और कामगार के लिए पहला और तीसरा पर्याप्त है, क्योंकि कॉमन टर्म अवेलेबल है, ईमानदार। वो अलग बात है, नो रिलेशन। बट पहला निष्कर्ष के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो आप कहेंगे ना पहला और तीसरा। क्यों? क्योंकि सर पहला और तीसरा में हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो कॉमन टर्म के पास सर 100 नहीं है ना, इसलिए रिलेशन नहीं होगा। और रिलेशन नहीं होगा तो क्या ये कंक्लूजन डेफिनेट रूप में कह पाएंगे हम? इस बात के होने की संभावना ना होगी। ये रियल है। दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या लोगे आप? मेरे कुछ मित्र की बात हुई है। नहीं, मान लेने का मतलब पॉसिबिलिटी हो गया। कुछ मित्र का मतलब 50 होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मित्र हो गया, कामगार भी होगा। हाँ, मित्र यहाँ 100 कर दिया। हो सकता है निष्कर्ष। अगर नहीं, अगर आप कहेंगे कि सर मेरे मित्र और कामगार के बीच में तो सेकंड भी है और मेरे मित्र और कामगार के बीच निकालना है, तो केवल सेकंड भी पर्याप्त मान सकता हूं मैं। अगर केवल सेकंड पर्याप्त माना तो ये तो सम वाला स्टेटमेंट हो गया और रिजल्ट तो ऑल में लिखा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ना होती है, ये डेफिनेट तो नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो चाहे आप केवल दूसरा से देखो या पहला और तीसरा मिला के भी देखो, हम प्रयास करते हैं कि हमको जितना भी कथन दिया गया है उसमें से किसी के भी माध्यम से निष्कर्ष सही हो जाए, परंतु हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। मैं पहला तीसरा लिया तब भी गलत साबित हो गया, केवल दूसरा लिया तब भी गलत हो गया। इसका मतलब ये निष्कर्ष 100% मतलब यहाँ पे सही नहीं मानेंगे हम, इसके सही होने की संभावना होगी। पहला गलत हो गया तो साहब तो सी डी गया, सी और डी गया ना, पहला अवेलेबल था। चलिए आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। तो हम अब दुए को बचबे किया है, कोनो ए को चेक करेंगे, सही हो गया तो ठीक, गलत हो गया तो छोड़ देंगे उसको हम। अब आप कहोगे कि सर ये तीसरा नंबर देखो, मैं दूसरा अभी नहीं देखूंगा, मैं तीसरा देखूंगा, क्योंकि सर इसमें मेरे सभी गैर कामगार का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है? गैर कामगार। ये बताओ हमारे कथन में कहीं गैर कामगार लिखा हुआ है? तो जिस बात की चर्चा हमारे कथन में ही नहीं है उसके होने की संभावना हो जाती है। रियल में तो हो नहीं पाएगा, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी। ये पॉसिबिलिटी लिखा है, इसका मतलब डेफिनेट कहना चाह रहे हैं, जबकि गैर कामगार का जिक्र है कथन में, तो जिसका जिक्र नहीं है हम उसके बारे में कोई भी डेफिनेट बात नहीं कर सकते। इसलिए तीसरा क्या होगा? गलत। अगर तीसरा गलत तो अब क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे। अब इसको क्रॉस चेक कर लें कि सही है कि नहीं है, परंतु ऑप्शन एलिमिनेट ना हो गया। क्रॉस चेक करो 2 नंबर सही है कि नहीं है। 2 नंबर में लिखा है सभी कामगार मेरे मित्र हैं। आप कथन में देखो सभी कामगार मेरे मित्र हैं के लिए यहां दिख रहा है सभी कामगार ईमानदार हैं और मित्र को लेकर के सेकंड है। तो यहां है मेरे कुछ मित्र कामगार हैं, एक कह रहा है सभी कामगार मेरे मित्र हैं। तो इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त दिख रहा है? पहला और तीसरा। चलो, सभी कामगार ईमानदार हैं और मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं।
तो ईमानदार ईमानदार कॉमन टर्म बन जाएगा, तो फिर तो नहीं कनेक्शन बनेगा। हाँ, तो कामगारे गायब कर दीजिएगा तो ईमानदार मित्र में ना निकलेगा, तो वो तो रिलेशन ईमानदार और मित्र में निकालेगा। तो मैं सभी कामगार मेरे मित्र हैं, और मेरे कुछ मित्र कामगार हैं, और मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं, और सभी देखो देखो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ईमानदार है ना, आप कहोगे सभी कामगार क्या हैं? ईमानदार हैं, यानी ईमानदार का जो रेंज है उसके अंदर सारे कामगार आ गए। और फिर कह रहे हैं मेरे सभी मित्र क्या हैं? ईमानदार हैं। तो अब ईमानदार के अंदर मेरे मित्र भी आ जाएंगे, बट 100% ये सही नहीं होगा। हाँ, सम का रिलेशन बनेगा। क्या इसका आंसर दिया था? दूसरा बोले तो दूसरा मतलब तीसरा सही है। गैर कामगार कहाँ है इसमें? कुछों से बना लीजिए, गैर कामगार को कहाँ रखिएगा? हाँ, सेन से करना पड़ेगा फिर। अरे वो तो वेन डायग्राम है। हाँ, पहला दूसरा गलत है तब तीसरा सही है। हाँ, ये दूसरा सही नहीं है ना, इसलिए नहीं सही है कि सर ईमानदार के पास 100 नहीं है। देखो समझो बात को, नहीं हबड़ाओ ने, ईमानदार ईमानदार 50-50 था ना, इस वजह से दूसरा गलत था। और तीसरा में हमने बोला कि गैर कामगार का कोई जिक्र नहीं है, ये भी गलत होगा। बट जब दूसरा भी गलत हो गया तो सर लगाना तो एक ऑप्शन है ना हमको, तो तीसरा जो खाली बच गया ना कामगार के अलावा, उसको बोल देगा गैर कामगार, और उस केस में ये सही होने लगेगा। तो इसीलिए मैं बोला ना कि दोनों ज्ञान जरूरी है आपको। कौन? 150 के साथ साथ वेन डायग्राम। देखो कैसे बनेगा वेन डायग्राम से। आप कहोगे सभी कामगार ईमानदार हैं, सीख लो, बहुत आसान होता है। ऐसे बनाएंगे ना कामगार ईमानदार। अब ये बताओ कि हमारे कथन में अगर कामगार मतलब गैर कामगार यूज नहीं हुआ, तो कामगार के जो क्षेत्र से बाहर होगा उसको गैर कामगार बोला जाएगा क्या? यही यूज हुआ यहाँ कॉन्सेप्ट। आप कहोगे सर आपने इस सर्किल में कामगार लोगों को रख दिया, इसका मतलब है कि इस सर्किल से जो बाहर होगा ना उसको गैर कामगार बोला जाएगा। बोलो, जैसे हम पास का वेन डायग्राम बनाते हैं तो बाहर वाले को फेल कहा जाता है, हम फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं तो बाहर वाले को पास कहा जाता है। तो क्या इस ये वाला सर्किल के इस बाउंड्री के बाहर इधर 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 कहीं भी कोई भी है अगर, तो क्या वो गैर कामगार है? हाँ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। मेरे कुछ मित्र कामगार हैं, यानी सर ये जो कामगार का बाउंड्री है इसमें मेरे कुछ मित्र हैं, सब नहीं है, कुछ मित्र हैं, इसी के अंदर है। ठीक है, ये कह रहे हैं मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं, तो सर ईमानदार की बाउंड्री तो ये पूरी है ना, क्या इस पूरी बाउंड्री में मेरे सभी मित्र ऐसे हो सकते हैं? आप कहोगे मेरे मित्रों में से कुछ मित्र तो अवश्य कामगार के घर में है, तो बाकी जो है वो सर इसके अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ये सर्किल को हम अपना सभी मित्र का नाम दे सकते हैं। चलो, ये तीनों स्टेटमेंट का हम वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट में यही होता है कि आप कथन का ही पहले बनाएंगे, और 150 में है क्या कि हम पहले निष्कर्ष का ही देखेंगे और उसके बाद कथन डिसाइड करेंगे। अब आपका वेन डायग्राम बन गया, तब मिलाइए। मेरे सभी मित्र कामगार हैं। अब ध्यान से देखो, आपका सभी मित्र का ये रेंज था ना, क्या ये पूरा का पूरा कामगार के घर में है क्या? नहीं है, इस वजह से पहला गलत हो गया था। दूसरा देखो जरा, ये कह रहा है सभी कामगार मेरे मित्र हैं। नहीं, यहां देखो ध्यान से, कुछ खाली बचा है ना, तो ये भी गलत हो गया था। और ये देखना, मेरे सभी गैर कामगार मित्र ईमानदार हैं, और मेरे सभी गैर कामगार मित्र, ध्यान से देखिएगा साहब,
मेरे सभी गैर कामगार मित्र, क्या ये मेरे सभी जो कामगार मित्र हैं वो यही है ना? मेरे सभी कामगार मित्र यहां हैं और मेरे सभी गैर कामगार जो मित्र होंगे वो यहां होंगे। और क्या ये लोग ईमानदार के घर में हैं? है ना? अब ये बताओ, ये जो बनाए थे सभी मित्र वाला कि मेरे सभी मित्र ईमानदार हैं, क्या मैं इसको कभी ऐसे बाहर की तरफ बना सकता था क्या? ईमानदार के अंदर ही रखना था ना। इस वजह से मेरे कुछ मित्र हैं जो कि कामगार नहीं हैं और उन्हीं को गैर कामगार कह दिया गया। और उसी केस में हो गया क्या? ये तीसरा सही। और जब तीसरा सही हो गया तो वो बी ऑप्शन लगाया जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां फेल हो जाता है कि सर जो वर्ड, जो शब्द हमारे कथन में नहीं है हम उसको सीधे काट दें। ये यहां कॉन्सेप्ट फेल होगा। क्यों? क्योंकि सर वो शब्द जो है ना उसका लेना देना है हमारे सेंटेंस से। कामगार का ही उल्टा क्या है? गैर कामगार। अगर कामगार का रेंज फिक्स है तो गैर कामगार का भी फिक्स हो गया, इसलिए वो लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। देख के नहीं काटना ही गैर कामगार। हाँ, ये ठीक है। मैं कब बोल रहा था? मान लो मेरे स्टेटमेंट में ए बी है और निष्कर्ष में सी लिख दिया, तो क्या वो स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग लिख दिया? इसलिए मैं बोला काट देना। परंतु गैर कामगार का लेना देना कामगार से है, तो वो निकालना पड़ेगा। एक क्लास में लूंगा आपका वेन डायग्राम का, ठीक ना? वेन